ऑडिबल ऑडिबल, एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दे दो भाई चैट बॉक्स पे। ऑडिबल ऑडिबल, ऑल राइट, सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू lecture number 7 of our chapter some basic concepts of chemistry. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to my students? ब्लैक स्क्रीन तो नहीं आ रही है? बता दो एक बार बता दो, एक बार जल्दी से बता दो, कंफर्म कर दो। बताओ 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 बताओ। ब्लैक स्क्रीन आ रही है क्या? हाँ अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है ना। चलो भाई, ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो स्टार्ट करें, बताओ सेशन को, स्टार्ट करें। चलो अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग, कैसा रहा तुम्हारा संडे? बताओ बताओ, पूरे एक दिन के बाद मिल रहे हो तुम मुझे, पूरे के पूरे एक दिन के बाद मिल रहे हो, कैसा रहा आपका संडे? संडे सही रहा, मस्त एकदम मजे में, सब कुछ मजे में एकदम रहा। चलो सो आई होप संडे ऐसा रहा होगा कि आपने रिवीजन किया होगा, थोड़ा सा पढ़ लिया होगा, है ना, चैप्टर को रिवाइज किया होगा, प्रीवियस क्लास को अच्छे से समझ लिया होगा, मोल कंसेप्ट को वापस एक बार पूरा क्विक रिकैप जरूर उसका खुद से लिया होगा, है ना, ये सब किया होगा। ऐसा संडे जाने को पूछ रही थी मैं, ऐसा ही संडे पूछ रही थी मैं, तो क्या ऐसा ही तुम्हारा संडे रहा है? क्या तुम्हारा संडे ऐसे ही रहा है? सच 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 बता दो, बुरा रहा? समझ रहे बेटा, समझ रहे, क्योंकि तुमने ये सारे काम नहीं किए होंगे, पक्का पक्का आपने ये सारे काम नहीं किए होंगे। चलो ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम दो चीजें पढ़ेंगे, दो चीजें क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे नंबर 1 हम पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्री। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टोइशियोमेट्री, एंड दूसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। स्टोइशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट, और ये है इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर। कल आपका लास्ट लेक्चर है जिसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फ्राइडे को एक डाउट सेशन ले लेंगे, ताकि आपके कोई भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स हैं जो क्लास में क्लियर नहीं हो पाए हो, तो उधर हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो हम उसे क्लियर करेंगे, कब करेंगे? फ्राइडे को, ठीक है। मतलब वेडनेसडे थर्सडे तो क्लास होती नहीं केमिस्ट्री की, तो फ्राइडे को हम उसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल हमारा एम है, 8 लेक्चर्स का चैप्टर रहा है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लेक्चर नंबर 7, टॉपिक नंबर 1, स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री क्या होता है पहले समझो, पहले समझो। इस वर्ड को दो नाम से जोड़ के बनाया है, तो उन दोनों नाम को तोड़ के समझते हैं। स्टोइशियो का मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्री का मतलब यहां पे होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। तो ये जो स्टोइशियोमेट्री वर्ड है, इसका मतलब है एलिमेंट्स का मेजरमेंट, एलिमेंट्स जो है उसका मेजरमेंट। स्टोइशियोमेट्री कुछ नहीं है, स्टोइशियोमेट्री एक रिलेशनशिप है। सोचो बेटा, इनका भी रिलेशनशिप है ना। स्टोइशियोमेट्री कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा, सब पढ़ाई पे फोकस करेंगे। स्टोइशियोमेट्री कुछ नहीं है, स्टोइशियोमेट्री एक रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। किसके रिलेशनशिप की? कि आप एक रिएक्शन को जब भी लिख रहे हो तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, है ना। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट है, यस मैम। तो रिएक्टेंट का रिलेशनशिप प्रोडक्ट से क्या है? मतलब लेट्स से 1 गुना रिएक्टेंट हमने बढ़ाया तो 2 गुना प्रोडक्ट का कोई चीज बढ़ रही है। जैसे x प्लस वाई गिव्स आउट z है, तो जब मैंने x को 4 गुना बढ़ा दिया तो z जो है वो 2 गुना बढ़ गया, लेट्स से, है ना। तो ये जो रिलेशनशिप बता रहा है, या फिर आप बोलो x के 4 मोल्स, और प्रिसाइसली मैं इसको बोलूं तो x के 4 मोल्स बढ़ाने पे z के 2 मोल्स बढ़ गए और y के 1 मोल कम हो गया, लेट्स से, एनीथिंग लाइक दैट। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, यही होता है स्टोइशियोमेट्री। यही क्या होता है? स्टोइशियोमेट्री। यही क्या होता है? स्टोइशियोमेट्री होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? स्टोइशियोमेट्री का मीनिंग समझ में आ रहा है? वॉइस लो लग रही है क्या यार? वॉइस लो लो लग रही है क्या?
वॉइस लो नहीं होनी चाहिए, चलो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा वॉइस लो नहीं है, जबरदस्ती वॉइस लो कर रहे हो, नहीं तो है यार, सही है वॉइस एकदम। और सही कर दूं क्या? हेलो 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 हेलो, इसको ऐसे कर देती हूँ। अच्छा अभी बताना एक बार, रुको 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 रुको, अभी बताओ, अभी अभी सही है, अभी सही है कि अभी भी वैसी है? अभी 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 वॉइस लो आ रही है क्या यार? अब बताओ अभी वॉइस सही है कि अभी भी है? हेलो 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 हेलो, रुको, हेलो 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 हेलो, अब बताओ अभी सही आ रही होगी, अब सही हुई, अब सही हुई, वैसे मतलब सही होगी जितना मुझे लग रहा है देख के माइक में। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब सही है, और ज्यादा लो गई थी उस टाइम पे। अच्छा ठीक है, अभी सही है, अभी बताओ अभी सही है, वॉइस सही है अभी? अब बताओ, अभी बता दो, लो लो लो, ठीक है उस टाइम पे लो हो गई होगी, ठीक है वो तो करेक्ट करी, सही करी थी उसको। अब सही है, ठीक हुई, थोड़ी सी बेटर हुई, थोड़ी सी बेटर हुई अभी। चलो तो वापस से बोल दूं मैं एक बार, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो स्टोइशियोमेट्री दो चीजों से मिलकर बनी है, एक स्टोइशियो और एक मेट्री। स्टोइशियो का मतलब है एलिमेंट्स और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। तो एलिमेंट्स का जो मेजरमेंट है वही है हमारा स्टोइशियोमेट्री। तो स्टोइशियोमेट्री क्या कहता है, या स्टोइकियोमेट्री इसको कई लोग प्रोनाउंशिएट करते हैं, ठीक है। तो स्टोइशियोमेट्री क्या कहता है, ये कहते हैं कि हम आपको बताएंगे क्या रिलेशनशिप है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच का, क्या रिलेशनशिप है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच का, ठीक है, एक रिएक्शन में। चलो समझते हैं, खैर इसके तो क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो तो स्टोइशियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशंस, जो आप कैलकुलेशंस करते हो रिएक्शन में मास निकालने के लिए, ऑफ मासेस एंड समथिंग आल्सो वॉल्यूम, समटाइम्स आल्सो वॉल्यूम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन दे देगा, बोलेगा फलाने फलाने के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, फलाने फलाने के नंबर ऑफ मोल्स तुम बताओ कितने हैं, समझ रहे हो, फलाने फलाने के नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, फलाने फलाने के तुम बताओ मास कितना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा कि मतलब एक के बारे में कुछ बताया जाएगा, दूसरे के बारे में कुछ पूछा जाएगा। तो ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का रिलेशन है, जो रिलेशनशिप है, वही आपको यहाँ पे समझना होता है, ठीक है। चलो भाई ये तो हम समझ गए मैम। अब वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज नथिंग बट बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट लिया है, कितना प्रोडक्ट लिया है, कितने आदमी थे, बस यही आपका स्टोइशियोमेट्री, ठीक है। तो कितने आदमी थे, कितने रिएक्टेंट थे, कितने प्रोडक्ट थे, किसका क्या रिलेशन था, किससे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो रहे थे, किसके वजह से वॉल्यूम निकल रहा है, मास निकल रहा है, ये सारा जो रिलेशनशिप है, दिस इज अपना स्टोइशियोमेट्री, दिस इज स्टोइशियोमेट्री। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने बोला कि जब मैंने ना एक मोल हाइड्रोजन का लिया, H2 प्लस O2 से मिल रहा है हमें H2, तो मैंने बोला एक मोल, जब मैंने H2 लिया, एक मोल O2 लिया, तो एक मोल वाटर बन के आया। तो सबके एक एक मोल लेने से ये पूरी कहानी हो रही है कि जब हमने H2 प्लस O2 किया तो हमें मिला H2O। पर ये सही नहीं है, यहाँ पे हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है, ठीक है, हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी रहती है। स्टोइशियोमेट्री का मैं कुछ रूल बताती हूँ आपको, कुछ रूल बताती हूँ मैं, यहाँ पे रूल लिखो स्टोइशियोमेट्री के। स्टोइशियोमेट्री क्या है यार, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बताएगा कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो है इसके अमाउंट में क्या रिलेशन है ना, बस सिंपल सा एक रिलेशनशिप बता रहा है। तो कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं, इट इज ऑल मोल कॉन्सेप्ट। स्टोइशियोमेट्री इज नथिंग बट केम अंडर द कॉन्सेप्ट, कौन सा, मोल वाला, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पूरा स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट पे ही पूरा बेस्ड होता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, रूल सिंपल है कि पहले आपको हमेशा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमेशा, ठीक है, हमेशा आपको क्या लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। टैपुर मैम के तरीके में हम तुमको पढ़ा रहे हैं ये चीज, मिस एक्सेप्शन का तरीका समझिए। सिंपल है, सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, ठीक है, ठीक है। क्या करना है मैम, सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, मतलब एक इक्वेशन हमेशा बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। कई बार आपको एग्जामिनर इक्वेशन शायद लिख के दे दे पर वो बैलेंस नहीं करेगा, तो आपको हमेशा ये चीज खुद ही याद रखनी है, ये चीज हमेशा खुद ही याद रखनी है कि क्या करना है मैम, कि जब भी एक रिएक्शन लिखी उसे हमें बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जब आपने रिएक्शन बैलेंस कर ली तो आप देखिए आपको गिवन क्या है,
गिवन क्या है? गिवन क्या है मतलब मैम, आपको कोई इंफॉर्मेशन जरूर गिवन होगी। जैसे आपसे बोलेगा लेट्स से 2 मोल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, कुछ भी, चाहे रिएक्टेंट की तरफ की बात बोल रहा होगा चाहे प्रोडक्ट की, किसी ना किसी के एक तरफ के लिए आपको क्या बोलेगा, आपको कोई चीज गिवन वैल्यू देगा, आपको कोई गिवन वैल्यू देगा। उस गिवन वैल्यू को उठा के आप देखिए कि जो भी फाइंड करना है उससे क्या रिलेशन है। फाइंड करने का रिलेशन निकालो गिवन वैल्यू से, बस यहां से आ जाएगा आपका आंसर। कुछ समझ तो आया नहीं होगा ज्यादा कि ठीक है मैम ने लिख तो दिया पर ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, तो ये आप क्वेश्चन से समझोगे। पहले आप पूरा एक वापस से मैं फटाफट से क्विक रिवाइज करवा रही हूँ आपको ये टॉपिक जो है, तो एक बार क्विक रिवीजन में नोट भी करो और सुनो ध्यान से। स्टोइशियोमेट्री क्या है? स्टोइशियो मतलब एलिमेंट, मेट्री मतलब मेजरमेंट, तो जो एलिमेंट्स का मेजरमेंट है यही स्टोइशियोमेट्री है। स्टोइशियोमेट्री किससे डील करता है? कैलकुलेशन से। किससे डील करता है? कैलकुलेशन से। किसके कैलकुलेशन से? मास या फिर वॉल्यूम। कैलकुलेशंस करता है मास का या तो वॉल्यूम का, ठीक है। किसका मास या वॉल्यूम? रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में से किसी का भी, ठीक है। तो ये हो गई पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, स्टोइशियोमेट्री कहता है कि ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक ही चीज के बारे में बता रहा है और वो है रिलेशनशिप। क्या है? रिलेशनशिप। किसके बीच का? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसके बीच का रिलेशनशिप बता रहा है ये, ठीक है। कैसे निकलता है स्टोइशियोमेट्री? सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन है वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखो, बैलेंस्ड फॉर्म में लिखो। उसके बाद देखो गिवन क्या है, कुछ ना कुछ जरूर गिवन होगा कोई इन्फॉर्मेशन, उस गिवन इन्फॉर्मेशन को उठाओ, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ज्यादातर तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, पर हो सकता है डायरेक्ट मोल्स दे दे, ठीक है। तो वैसे तो अगर कोई चीज गिवन है मास या वॉल्यूम तो उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ठीक है। उसके बाद उस गिवन चीज का रिलेशन देखो जो भी आपको निकालना है उससे, ठीक है। लेट्स से उसने बोला 2 मोल जब हाइड्रोजन के लिए तो 1 मोल H2 बन रहा है, लेट्स से फॉर से, है ना, एग्जांपल ले लिया। तो गिवन क्या है? 2 मोल, और उसने बोला अच्छा ये बताओ इससे कितने मोल H2 बन रहा है, लेट्स से। तो इसका जो रिलेशन है 2 मोल का प्रोडक्ट जो मतलब आपसे पूछा गया उससे आपको रिलेट कर दे रहा है। तो ये ओवरऑल पूरा एक रफ इंफॉर्मेशन है जो आपको समझनी थी। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न्ड। हो सकता है आपको इक्वेशन दी हो सकता है आपको इक्वेशन ना दी हो। तो आपने ये रिएक्शन तो खैर कंबशन रिएक्शन पढ़ी होगी क्लास 10th में। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म पूछ रहा है जब मीथेन को बर्न किया। मीथेन होता है CH4, है ना, इसमें ऑक्सीजन डाला होगा तो ये बर्न हुआ होगा और बना होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। हमारा पहला काम इस इक्वेशन को बैलेंस करना, पहला काम इस इक्वेशन को बैलेंस करना। कर लो फटाफट बैलेंस। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है यानी कि यहाँ पे लग जाएगा 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 4 यानी कि यहाँ पे लग जाएगा 2। ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। चेक कर लेना 4 4, ठीक है। अब मैम ने क्या बोला? गिवन चीज देखो, क्या गिवन है? कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है हमें जब हमने उसने 16 ग्राम मीथेन दे दिया, यानी कि इसका मास मुझे गिवन है 16 ग्राम। ये मुझे गिवन है, गिवन मास ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू 16 ग्राम, मास गिवन है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है उसको देखो, क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था मैम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड करने को दिया गया है। तो मैम ने बोला इन दोनों का रिलेशन देखो, इन दोनों का रिलेशन देखो। क्या रिलेशन है इन दोनों का? ये बोल रहा है, इस इक्वेशन से मुझे ये समझ में आ गया कि जब वो बोल रहा है 1 मोल उसने जब CH4 लिया, मीथेन लिया, तो कितना बन रहा है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है पर फिर भी मैं आपको, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ना कार्बन डाइऑक्साइड का मास ऐसे ही निकाल दोगे, है ना, बहुत सारे बच्चे निकाल देंगे, पर करना मत वैसे। ये एक इजी क्वेश्चन है तो इसके थ्रू आप कोई एक जजमेंट मत पैदा कर देना कि ऐसे निकाल सकते हैं, ये ट्रिक आ गई, शॉर्ट ट्रिक, वो ट्रिक, नहीं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये ट्रिक्स नहीं चलेगी, ठीक है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालने बैठ जाओगे, आ जाएगा आंसर, पर वैसा मत करना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 1 मोल से 1 मोल, मैम कैसे 1 मोल से 1 मोल? हमें तो नहीं बताया, हमें कहीं गिवन तो है नहीं। तो देखो क्या गिवन है, जो बेटा आप बैलेंसिंग करते हो ना, यहीं पे मैं बल्कि लिख देती हूँ, एक इक्वेशन में जो भी आप बैलेंसिंग करते हो ना, जो बैलेंसिंग, जो उसको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो बैलेंसिंग करिए, बैलेंसिंग जैसे ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये इसका क्या है? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। बैलेंसिंग के टाइम पे जो वैल्यू लगा रहे हो उसे बोलते हो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो बेटा आपको 2 चीजें बता रहा होता है। अगर आपको याद हो, मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई है, गेल-लुसाक्स लॉ के टाइम पे बताई है कि ये जो बैलेंसिंग लगाते हो ये क्या बताता है, या तो वॉल्यूम्स का रेशियो बताता है या तो मोल्स का रेशियो बताता है। मोल्स का रेशियो बताता है ऑफ नंबर ऑफ मोल्स।
रेशियो बताता है ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ये याद रखना, इक्वेशन में जो भी आप बैलेंसिंग कर रहे हो ना, वो आपको रेशियो बताता है नंबर ऑफ मोल्स के। मैं एग्जांपल्स बताती हूँ। इस इक्वेशन को देख के पता है मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का है, 2 मोल H2O का है, और ये इसका रेशियो है। मतलब अगर मुझसे कोई बोले क्या रेशियो में है ये तीनों, तो 2:1:2। तो मोल्स का रेशियो बताता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एक्चुअल मोल्स नहीं बताता, पर मोल्स का रेशियो बता रहा होता है, या वॉल्यूम का रेशियो भी कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें मोल्स का रेशियो की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए मैंने देखो लिखा कि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं लगा है मतलब 1 लगा हुआ है, यही तो मतलब हुआ। तो 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 निकला। पहले इतनी चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या इक्वेशन, अरे यार क्या हो गया? मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या था? कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन 16 ग्राम मीथेन इज बर्न्ड। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? तुम लोग कुछ लिख रहे हो क्या? कुछ लिख रहे थे क्या? मैम गलत लिख दिया, गलती से। क्या गलत लिख दिया? कुछ गलत लिख दिया क्या? सही तो है। मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या गलत हो गया? बैलेंसिंग गलत हो गई क्या? एक बार चेक कर लूं मैं। कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, 4 4। बैलेंसिंग कुछ गलत कर दी क्या मैंने? H2 होगा, इसको बोल रहे थे क्या? सही तो है, क्या गलत है? इसको बोल रहे थे क्या? सब सही है यार, पता नहीं क्या बोल रहे हो। सब सही है, सब सही है, सब सही है, सही है ना? प्रीवियस स्लाइड को बोल रहे थे, तो प्रीवियस स्लाइड तो मैंने सही किया तो था, यहाँ पे ये लिखा तो था मैंने। अच्छा शायद उससे पहले बोल रहे हो, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, खैर यहाँ पे आ जाओ, वापस आ जाओ। कहाँ पे थी मैं? क्या बता दी थी मैं? हाँ, तो ये समझ में आया, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये सबको समझ में आया कि पहले हमने इक्वेशन लिखी, उसको बैलेंस किया, फिर हमने, अभी हमने कुछ नहीं किया, फिर हमने देखा गिवन क्या है। गिवन ये था, ठीक है। जो भी गिवन है और जो भी पूछा उसके बीच का रिलेशन, यही तापुर मैम की ट्रिक है बेटा, बस यही तापुर मैम की ट्रिक है। इतना तुम जब समझ जाओगे ना बहुत इजीली, वापस से हमारा एम क्या है? हमारा एम सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना नहीं है, हमारा एम है टाइम पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। ये हमेशा याद रखना। केमिस्ट्री इस तरह पढ़ो कि सिर्फ आंसर लिख के ना हो, आंसर बहुत जल्दी लिख के आ जाओ कि तुम मतलब देख रहे हो कि सब लिख रहे हैं, पर तुम रिवीजन कर रहे हो कि तुम्हारा हो गया है, क्योंकि तो आंसर लिख के आना है, पर इतनी ट्रिक्स वाइज पढ़ना है कि आप इसको बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पाओ चीजों को, ठीक है। तो यही चीज है कि भाई जो गिवन है और जो पूछा गया उसका रिलेशन देखा फटाफट से हमने, ठीक है मैम। अब मास पूछ रहा है, अब बहुत ध्यान सुनना। आपने 3 मोल के फॉर्मूले पढ़े थे, मोल कॉन्सेप्ट में 3 फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से 3 फॉर्मूले थे? या तो वो आपसे बोल रहा था मास से रिलेटेड बात, या तो बोल रहा था वॉल्यूम से रिलेटेड बात, या तो बोल रहा था पार्टिकल से रिलेटेड बात। बस यही आपको अप्लाई कर देना है, बस यही आपको अप्लाई कर देना है। अगर मास की बात पूछ रहा है, मास के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से फॉर्मूला लगा दो। और अगर पार्टिकल पूछ रहा है तो पार्टिकल के हिसाब से। सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए मेरे ख्याल से। मास के हिसाब से नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम के हिसाब से गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.7 लीटर, और पार्टिकल के हिसाब से गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो ये हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे देखो किसके हिसाब से पूछ रहा है? मास के हिसाब से पूछ रहा है। चलो निकालते हैं फटाफट से। इसके जो गिवन उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। मैम है तो नंबर ऑफ मोल 1, बेटा वो मोल का रेशियो है। ये क्या है? रेशियो ऑफ मोल। एक्चुअल मोल नहीं है, रेशियो ऑफ मोल है, तो आपको एक्चुअल मोल निकालना पड़ेगा। गिवन मास कितना है मैम? 16। मीथेन का मोलर मास कितना आएगा? मोलर मास निकाल लो मीथेन का। मोलर मास कितना आएगा? कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, 4 बार हाइड्रोजन है, 16 आ जाएगा, 16। तो नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे? 1 मोल आ गया, 1 मोल आ गया। अब देखो कोई, वही मैंने कहा बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो कुछ करना ही नहीं है। अगर 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा नंबर ऑफ मोल अपॉन गिवन मास यहाँ पे कर लो। बल्कि
इसके लिए अब निकालना है नंबर ऑफ मोल, है ना, तो नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास होता है 44 आता है, वैसे चाहो तो चेक कर लो मोलर मास, है ना, मोलर मास चाहो तो चेक कर लो। कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, 2 बार ऑक्सीजन है, 12 प्लस 32 जो कि हो जाएगा 44, ठीक है। नंबर ऑफ मोल 1 है, तो गिवन मास आ गया 44 ग्राम। बताओ कितनों को समझ में आया, ये कितने लोगों को ये समझ में आया? इसमें बेटा यूनिटरी मेथड भी आप लगा सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते थे, है ना, यूनिटरी मेथड, जैसे कि हमने बोला 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो यूनिटरी मेथड लगा तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ जल्दी से। अच्छा ध्यान दो, वापस से ध्यान दो, ये नंबर ऑफ मोल 1 आ गया तो इसलिए आपने कोई चेंजेस नहीं करे। अगर 1 नहीं आता मैम तो मैं आपको भी करके दिखाती हूँ, एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, डोंट वरी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये क्लियर हुआ, ये हमारे बच्चों को एकदम मस्त तरीके से क्लियर हुआ, पक्के से क्लियर हुआ ना बेटा, पक्के से एकदम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन इतना ग्राम ब्यूटेन इज बर्न्ड। ठीक है, तो मतलब ब्यूटेन लो, ब्यूटेन क्या होता है C4H10, बर्न्ड मतलब रिएक्शन सेम ही होगी, है ना, ऑक्सीजन से बर्न करेगा, रिएक्ट करेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। स्टेप नंबर 1, बिना कुछ सोचे समझे रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। कर लो बैलेंस, कर लो रिएक्शन बैलेंस। कार्बन 4 है यहाँ पे, कार्बन 4 लगा दो, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? नहीं, कार्बन के बाद ऑक्सीजन देखा जाता है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 4 2 8 8 8 8 9 तो नहीं होगा, है ना, लगा दो 5, ठीक है, 5 2 10। पहले हाइड्रोजन देखोगे, अच्छा हाँ, कार्बन फिर हाइड्रोजन कितने हो गए? 10 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, 4 2 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 बाई 2। वैसे तो ऐसे होगा बैलेंस ये, है ना, वैसे तो ये ऐसे बैलेंस होगा, है ना, 13 बाई 2 लगा दोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। बताओ आया आया आया, क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? या तो ऐसे कर लो, और अगर चाहो, अगर इसको आसान बनाना चाहो, मैं तो बोल रही हूँ आसान बना लो, रेशियो में मत रखो तो ज्यादा सही है, ताकि आपको डाउट ना हो, है ना, डाउट ना हो तो रेशियो में मत रखो, 2 लगाओ डायरेक्ट, 8 कर दो, 4 2 8 बना दो, है ना। अब 20 है ना, अब देखो 8 2 16 और 10 कितना हो गया? 26 हो गया, 13 2 26, है ना। ऐसे बैलेंस कर लेते हैं, चलो ये ज्यादा आसान रहेगा, है ना, क्योंकि अगर वही उसमें कर लेंगे, अगर हम रेशियो में ले लेंगे तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत पड़ जाएगी। चलो पहला स्टेप हो गया, यस मैम हो गया। कैलकुलेट क्या करना है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मास मैम हमसे पूछा है, यानी कि ये चीज हमें फाइंड करनी है। फॉर्म्ड व्हेन इतना ग्राम ब्यूटेन, गिवन क्या है मैम? ये गिवन है, गिवन है, गिवन है हमें मैम इसका मास। ये समझ में आया? ये समझ में आया? पहले बैलेंसिंग कर ली, अब ये कर लिया हमने, ठीक है, बैलेंसिंग कर ली। अब हमने सेकंड स्टेप में जो गिवन है और जो पूछा है वो लिख लिया, ठीक है मैम, जो गिवन है और जो पूछा है वो लिख लिया। चलो ये सारे काम आपने कर लिए, ये सारे काम आपने कर लिए। अब मैम कहती हैं जो गिवन है उसके मोल्स के हिसाब से चीजें निकालो, फिर जो पूछा है उससे रिलेट कर दो। पहले हमें एक चीज समझ में आ गई, यहाँ पे पहले हम यूनिटरी मेथड पे आ जाएंगे। यूनिटरी मेथड में क्या लिखा है? जो गिवन है और जो पूछा उसका रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन, क्या लिखेंगे? लिखेंगे नहीं, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, तापुर मैम का तरीका है ये, कि जब आपसे बोला जाए तो आपको याद रखना है कि हमें लिखना पड़ेगा रिलेशनशिप बिटवीन जो भी चीज गिवन है एंड जो भी चीज फाइंड करने को हमसे पूछी गई है। क्या गिवन है मैम? 2 मोल C4H10 से मिल रहा है 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा 1 मोल के लिए हमें चीजों को निकालना होता है। तो अगर एक C4H10 अगर एक C4H10 हो तो कितने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होंगे? 2 के लिए 8 चाहिए, तो 1 के लिए 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 के लिए 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 के लिए 4 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये मोल्स का रेशियो है, मोल्स नहीं, मोल्स का रेशियो आया अभी, ठीक है मैम। अब एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकालो, एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 5.8 मैम, मोलर मास ब्यूटेन का निकालो, कितना आएगा? मोलर मास निकालो। कार्बन होता है 12, 4 बार कार्बन है, हाइड्रोजन होता है 1, 10 बार हाइड्रोजन है,
12 प्लस सॉरी 12 4 जा 48 48 प्लस 10 कितना आ जाएगा 58 कितना आ गया 58 नंबर ऑफ मोल्स आ गए 58 कैलकुलेट करोगे कितना आएगा पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे 1/10 यानी कि 0.1 अब बात को ध्यान से सुनो यहां से पूरी कहानी क्या है अगर 1 मोल ब्यूटेन से 4 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे थे तो 0.1 मोल से कितने बनेंगे 0.1 मोल C4H10 से कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे बताओ रिलेशन कब तक निकाल जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ये स्टेप नहीं किया था मैम बेटा किया था पिछले स्टेप पे भी पिछले वाले में भी ये स्टेप हमने किया था बस दिखाया नहीं क्योंकि एक ही आंसर आ गया था आंसर ऑलरेडी 1 आ गया था तो 1 से 1 तो हमें पता ही था आ रहा है लेकिन इस स्टेप में आपको पहले देखो रिलेशनशिप निकालना है फिर नंबर ऑफ मोल के हिसाब से निकालना है पहले रेशियो के हिसाब से निकालना है कि रेशियो ऑफ मोल्स क्या है फिर एक्चुअल नंबर ऑफ मोल से निकालना है तो 0.1 मोल से कितने बनेंगे तो सबको आंसर तो पता ही होगा 0.4 वेरी गुड चैट बॉक्स में सबने सही लिखा है ना कि मैम 4 आया था तो 4 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 0.4 मोल्स अब यहां पे आप इसको उठा के पुट करने वाले हो वैल्यू अब यहां पे रखो तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल कितना है 0.4 गिवन मास आई गेस हमसे पूछा है ना हाँ मोलर मास हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड यार अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में 44 होता है लिख देना 44 तो यहां से x इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 44 बताओ कितना आंसर आ रहा है चेक करो कितना आंसर आ रहा है 4 4 16 4 4 16 17 एक के बाद पॉइंट लगा है 0 अब बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से किसे किसे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कितने बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स एक बार फटाफट से क्लियर 17.6 ठीक है आया एक बार वापस से रिपीट कर दूं क्या चलो 1 मिनट का टाइम लेके रिपीट कर देते कोई दिक्कत नहीं है इक्वेशन लिखी बैलेंस किया इसमें मेरा कोई काम नहीं ये आपको एज इट इज करना है ठीक है अब क्या गिवन है वो लिखो क्या पूछा है वो लिखो जो गिवन है जो पूछा उसके मोल्स का रेशियो देखो ठीक है और जो भी मोल्स का रेशियो उसको एक तरफ लिखते चलो कि 2 से इतना मिला 1 से 4 गुना मिल रहा है इससे इतना मिल रहा है ये लिखते हुए चल लो ठीक है अब जो भी गिवन है उसके मोल्स निकालो किसी भी फॉर्मूले से चाहे नंबर ऑफ देखो क्योंकि मास गिवन है तो मास वाले फॉर्मूला लगा रहे हैं वॉल्यूम गिवन होता हम वॉल्यूम का लगाते पार्टिकल गिवन होता हम पार्टिकल का लगाते वहां से नंबर ऑफ मोल निकाल लो फिर जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए उससे आप जो भी फाइंड करने वाले हो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो तो यहां से आंसर हमारा आ जाएगा जो भी मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स मतलब जो भी मास वगैरह जो भी पूछा गया यहां से आंसर आ जाएगा ठीक है चलो क्लियर हुआ ना वेरी गुड एक क्वेश्चन और कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.6 लीटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी ठीक है व्हेन लीटर ऑफ नाइट्रोजन चलो तो खैर आपको ये इक्वेशन गिवन है यहाँ पे नहीं लिखी हुई पर मान लो इक्वेशन में गिवन है ठीक है तो कैल्शियम नाइट्रेट लेना है आपको ठीक कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है इससे प्लस 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 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है ठीक है ये हमारे पास रिएक्शन है कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.6 लीटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी ये हमारे पास पूरी की पूरी कंडीशन गिवन है ठीक है अब देखो क्या बैलेंसिंग देखते हैं सबसे पहले कैल्शियम एक बार है नाइट्रोजन ऑक्सीजन कितना है 3 2 6 यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1 3 तो यहाँ पे लगा दो 2 है ना और यहाँ पे भी लगा दो 2 2 2 4 5 6 2 टाइम्स हो गया यहाँ पे कैल्शियम भी नाइट्रोजन भी 2 टाइम्स हो गया ये भी 2 टाइम्स हो गया ठीक है ये बैलेंसिंग होगी कैल्शियम 2 बार है ठीक है नाइट्रोजन कितनी बार है नाइट्रोजन 4 बार है सॉरी नाइट्रोजन तो 4 बार है 4 है ना
तो हमने क्या देखा, हमने देखा मैम 2 टाइम्स कैल्शियम है, 2 टाइम्स कैल्शियम, नाइट्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4 बार, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 6 और 12, 4 2 8 9 10 11 12, हो गया हो गया हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस कर लोगे सबसे पहले बैलेंस कर लोगे, बैलेंस कर लोगे, बताओ 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 बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ ही साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना CaNO3 होल ट्वाइस लेने पे। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां पे किसी को कोई डाउट, क्लियर हुआ? पहले बताओ एक बार। सही है, सही है, ऑफ कोर्स सही नहीं है मैम। एक तरफ कितने 10 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, एक तरफ 12 दिख रहे हैं, तो बताओ सही क्या होगी? बता दो जल्दी से, बता दो जल्दी से, बता दो। सही है सही है सही है सही है सही है बेटा, यहाँ पे O2 लिख लो बस, ठीक है, सही है। इक्वेशन में ऑक्सीजन भी बाहर निकलेगा। चलो भाई, अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से, ये आपको गिवन थी और इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन थी, आपको क्वेश्चन में लिखनी नहीं थी। कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। अच्छा, तो मतलब मैम कैल्शियम ऑक्साइड से कोई बात पूछी गई है, ये हमें फाइंड करना है, मास, इसका मास फाइंड करना है। व्हेन 5.6 लीटर, एक तो वॉल्यूम गिवन है, किसका वॉल्यूम गिवन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब ये गिवन है। इस बार दोनों प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, देखो इस बार इसका मास गिवन है, मास भी नहीं वॉल्यूम 5.6। ये पूरी हमारी इक्वेशन थी, बोलो आया समझ में? ये पूरी हमारी इक्वेशन है जिसमें दो चीजें हमने देख ली। यही तापुर मैम की ट्रिक कहती है कि सबसे पहले ये काम आपको कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैम साइड में एक तरफ हम ये भी लिख लेते हैं कहीं पे ना, ये भी लिख लेते हैं, वो जो आप रेशियो के बारे में बताते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन गिवन चीज और जो भी क्या कहते हैं फाइंड करने को पूछी गई है। तो वो बोल रहा है 4 टाइम्स जब NO2 है, क्योंकि NO2 गिवन है तो उससे रिलेशन देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब 4 मोल ले रहे हो तो 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड के बन रहे हैं, मतलब 1 मोल के हिसाब से निकाल लो। अगर 1 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लिया होता तो 2/4 कैल्शियम ऑक्साइड बनते, जिसको आप बोलोगे 1/2 कैल्शियम ऑक्साइड बनता। पहले बताओ किसे किसे यहां तक की बात। एसटीपी मतलब मैम, एसटीपी मतलब बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें आपका टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, है ना, और प्रेशर होता है 1 बार 1 atm या 1 बार 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, 760 mm ऑफ Hg। बताओ 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 जल्दी से बता दो। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम, कोई भी डाउट दिक्कत समस्या प्रॉब्लम? इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम इराब्लम तो नहीं है हमारे बच्चों को? ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गई ना ये वाली बात? चलो ओके, तो यहां तक की बात याद रखना कि जो भी दिया हुआ है और जो भी पूछा गया उसका रिलेशन देख लो, जो भी दिया जो भी पूछा उसके मोल्स का रेशियो का रिलेशन देख लो, ठीक है। अब बात करते हैं मैम कि ये तो मोल्स का रेशियो था, तो एक्चुअल मोल्स की बात करते हैं, तो यहां से जो भी गिवन है उसके मोल्स निकाल लो। तो इसके नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेंगे? गिवन मास नहीं, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.7, गिवन वॉल्यूम कितना है 5.6 अपॉन 22.7। इसे कैलकुलेट कर लो, इसे एक बार कैलकुलेट कर लो, मैं फटाफट से इसको कैलकुलेट कर ले रही हूं। 5.6 डिवाइडेड बाय 22.7, ये आएगा 0.246, या हम इसको लिख देते हैं 0.24 लिख देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू 0.246 समथिंग आ रहा है, ठीक है, 246 तो 25 लिख दूं, 0.25 लिख देते हैं, चलो। अब भाई अगर एक NO2 से इतने कैल्शियम ऑक्साइड थे तो फिर 0.25 सॉरी कैल्शियम कह रही हूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 से कितने कैल्शियम ऑक्साइड बनेंगे मैम? 0.25 मैम, 0.25 इंटू 1/2 कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा,
क्योंकि 1/2 था और 0.25 हमने निकाला। यहाँ भी किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। 1/2 और 0.5 को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दो। अब जो भी निकालना है यहाँ से निकाल लो। क्या निकालना था? मास निकालना था। क्या निकालना था? वॉल्यूम निकालना था, मास निकालना था ना। तो यहाँ से कैसे निकलोगे, कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितना आया? 0.25 इंटू 1/2 है ना, या चाहो तो इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। 0.25 इंटू 1/2 है ना, तो 2 1 जा 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 0.125 है ना, 0.125 आ रहा होगा, रख दो डायरेक्ट 0.125 गिवन मास अपॉन मोलर मास निकाल लोगे। मोलर मास निकालो। कैल्शियम होता है 20, ऑक्सीजन कितना होता है 16 है ना, कितना आ गया 36। 20 30 36 आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है बेटा इसमें? कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो बताते जाया करो साथ में। आ रहा है, क्लियर 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 क्लियर। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 36। सब सही है ना, कोई गलत तो नहीं है? सब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सब सही है ना? इसमें उठा के हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऑल क्लियर, ऑल गुड, कुछ गलत तो नहीं है? गलत है। क्या गलत है? मास। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास नहीं। तो 40 + 16 विच इज 56, विच कम्स आउट टू बी 56। ठीक है, तो ये आ जाएगा 56। ठीक है, आप गिवन मास कैसे निकालोगे? गिवन मास इज इक्वल टू 0.125 इंटू 56। तो यहां से आ जाएगा गिवन मास का आंसर, क्योंकि गिवन मास है तो ग्राम में आएगा, मोलर मास होता है तो ग्राम पर मोल में आता। अब बताओ चैट बॉक्स में किसको किसको स्टोइशियोमेट्री समझ में आ गई अच्छे से, जल्दी से बता दो। इसका क्वेश्चन आपको लिमिटिंग रिएजेंट से भी पूछा जा सकता है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट से पूछेगा तो उसके हिसाब से भी हमें करना पड़ेगा। तुम कैलकुलेटर यूज मत कर लेना एक तो, ठीक है? तुम तो कैलकुलेटर यूज मत कर लेना बेटा। तुमको सिर्फ और सिर्फ किससे आंसर करना है? हाथ से करना है। 7 ग्राम आ रहा है, 7 ग्राम लिख लो। आंसर आ रहा होगा 7 ग्राम। आया समझ में? आया समझ में? किसी को कुछ पूछना है? मैम मोलारिटी, मोलालिटी क्या होता है कल वाली क्लास में पढ़ाएंगे बेटा। कल का टॉपिक ही है कंसंट्रेशन टर्म्स। किसी को इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक बार रिपीट करूं? चलो एक बार रिपीट करती हूँ फटाफट से। एक क्विक रिकैप। देखो, एक इक्वेशन लिखी हुई थी, उसने बोला कि अब इस बार उसने एक का वॉल्यूम दे दिया और एक का मास पूछ, एक का वॉल्यूम दे दिया, सॉरी एक का मास पूछ लिया। ठीक है, जो गिवन है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। ठीक है, निकाल लिए मैम। अब रिलेशन देखो, जो गिवन है और ये गिवन था और ये फाइंड करना था, दोनों का रिलेशन देखो, ये फाइंड करना था। ठीक है, तो 4 NO2 से 2 कैल्शियम ऑक्साइड, तो एक के लिए निकाल लिया हमने, 1/2 आ गया। अब जो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स निकाले उसके लिए निकाल लो, तो उसके हिसाब से 0.125 कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स रखा, गिवन मास की वैल्यू निकालनी थी, मोलर मास पुट कर दिया, आ गया आंसर। पक्का पक्का पक्का? अच्छे से आया? अच्छे से आया? ठीक है, थाला फरा रीजन आ गया हमारे पास तो। हाँ सही कह रहे हो। कोई दिक्कत इसमें? छुट्टी करते हैं? अरे वाह बेटा वाह। और बताओ, और बताओ यार, इतनी छोटी छोटी डिमांड्स क्यों करते रहते हो? इतनी छोटी छोटी डिमांड्स क्यों करते रहते हो? आगे बढ़ जाएं, सुनो ध्यान से, हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट तो एक बहुत प्यारे से ब्यूटीफुल से एग्जांपल समझते हैं हम। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? एसटीपी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था यार तुमसे, तुम टेंशन मत लो। होता क्या है ना बेटा, अलग अलग वैल्यूज पे आपको कुछ चीजें गिवन होती हैं। मतलब आपको जो भी चीजें गिवन है वो किसी रूम, किसी टेम्परेचर पे होती हैं, किसी वॉल्यूम पे होती हैं, किसी क्या बोलते हैं प्रेशर पे होती हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें जो लग रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरी कहानी थी वो एसटीपी में हो रही थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में हो रही थी। पर आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका वहां पे कोई रोल नहीं था कि ये क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे क्या लिखा है, आपको कोई उसमें लेना देना नहीं था। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना था कि जो आपको बाकी की चीजें पूछ रही थी कि मास बताइए, बस उससे लेना देना था, बाकी किसी से नहीं था। ठीक है, चलो भाई अब लिमिटिंग रिएजेंट को समझो। लिमिटिंग रिएजेंट हमें बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से तुम्हारा एक होटल है,
ठीक है, बढ़िया मजेदार आलीशान शानदार सा होटल है जिसमें कुल मिला के कितने 20 कमरे, 20 कमरे हैं। ठीक है, एक होटल है जिसमें 20 कमरे हैं, मान लेते हैं एक होटल है जिसमें 20 कमरे हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का मास आपने गलत लिख दिया है, गलत लिख दिया है क्या, चेक कर लो यार, क्या गलत लिख दिया है। कैल्शियम 40 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, 56 सही तो है, सही है 56 ही होगा। चलो, तो अगर मैं बोलती हूं कि एक होटल है, यस मैम, उस होटल में कितने कमरे हैं, 20 कमरे हैं। ठीक है मैम, एक कमरे में एक ही फैमिली जा सकती है, ये आपने एक कंडीशन लगा दी। आपने बोला हमारे होटल की भाई एक पॉलिसी है, कंडीशन है, एक रूम में एक ही फैमिली स्टे कर सकती है, एक रूम में एक ही फैमिली स्टे कर सकती है, ये याद रखोगे, एक रूम में एक ही फैमिली स्टे कर सकती है। ठीक है मैम, तो ये चीज वो समझ गए। अब लेट्स से 20 रूम थे तो कितनी फैमिली स्टे कर सकती है, 20 फैमिली मैम स्टे कर सकती है। तुम्हारे होटल में 20 रूम है तो 20 फैमिली स्टे कर सकती है। ठीक है, रुक सकती है। अगर 21वीं फैमिली आ गई अंदर, लेट्स से 21st फैमिली, मतलब 20 रूम फुल हो चुके हैं, अब 21वीं फैमिली आ गई तो तुम उसे क्या बोलोगे, बताओ 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 बताओ, क्या बोल देंगे हमारे होटल के मालिक, क्या बोलेंगे हमारे होटल के मालिक। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन है आपका एक होटल है जिसमें कुल मिला के 20 कमरे हैं, 20 कमरे में से आपने एक पॉलिसी चलाई कि हर एक कमरे में एक ही फैमिली रुक सकती है, हर एक कमरे में एक ही फैमिली रुक सकती है, तो 20 फैमिली रुक गई। अब 21वीं फैमिली आई, क्या बोलने वाले उससे, मैम उसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, आते हैं उसमें आते हैं। अच्छा रुको, अभी उस पर आ जाऊंगी, पहले ये वाला टॉपिक फटाफट से, ये वाला एक बात चल रही है वो सुन लो, फिर आएंगे उस पर। ठीक है, बताओ, कल आना, निकल जा, निकल जा, अबे चल जा। क्या बात करते हो यार तुम लोग, कैसी बातें करते हो यार, कैसी बातें करते हो यार तुम लोग, ऐसे कैसे तुम अपना होटल चलाओगे, कितने गंदे इंसान हो। कोई आए ना कभी तुम्हारे होटल में, कितने गंदे इंसान हो यार तुम लोग। निकल जा, चल जा, निकल जा। वाह 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 वाह, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वाह क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा, आप तो बहुत ही ज्यादा मैनरफुल बच्चे हो यार। भाग जाओ, दफा हो जाओ, छत पे सो जाओ, क्या बात है, क्या बात है बेटा। एग्जाम्पल ही गलत है यार, तुम इंसान ही गलत हो, तुम डिजर्व ही नहीं करते हो एक होटल के मालिक होना, यू नो दैट। क्या तुम्हें पता था आज के पहले ये बात कि तुम कभी भी एक होटल के मालिक होना डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है। चलो चलो चलो, सुनो, हाउसफुल हो गया है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं। चलो, तो बेसिकली आप उनको रूम नहीं दे पाओगे, ठीक है ठीक है, आप उनको रूम नहीं दे पाओगे। चलो उस पे, उसके पहले किसी ने पूछा मैम 2 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है 2 से। ठीक है, वो आपसे बोलेगा कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो आप सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हो, क्योंकि उसने देखो क्या पूछा है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, केवल उसने सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड की बात करी है। तो आप जो बैलेंसिंग कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे कहीं भी, क्योंकि वहीं से आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अगर आप सोच रहे हो मैम मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया गया, तो किया नहीं गया, आपने यहाँ पे ये वैल्यू यहीं से निकाली है, ये जो 2 वैल्यू है यही तो निकाला कि 4 से 2 टाइम्स बन रहा है तो 1 से इतना बन रहा है, तो आप वापस से इसको किसी भी मास को निकालते टाइम मल्टीप्लाई नहीं करते हो 2 से। ठीक है, तो ये जो आप बैलेंसिंग कर रहे हो इससे आप वो रिलेशन निकालने के लिए करते हो, और वहां से ये वैल्यू आती है, तो इस वजह से आपको वापस से कोई भी कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं करना है। चलो अब यहाँ पे सुनो, तो भाई हमारे बच्चे ऑब्वियसली बोलेंगे कि भाई तुम चले जाओ, ठीक है, या जिस भी तरीके से आपने बोला, जो भी तरीके से आपने बोला, तो इसका मतलब यही हुआ, कह रहा पहली फुर्सत में निकल। इतना पिटोगे बेटा तुम, इतना पिटोगे, फैमिली, पूरी फैमिली बेटा इतना पीट के जाएगी ना, इतना पीट के जाएगी ना, शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे। वैसे भी तुम्हारे जिस हिसाब से मार्क्स आने वाले उस हिसाब से तो तुम वैसे, बैक टू द टॉपिक। तो 20 रूम में 21 फैमिली कैसे आएगी, ऑब्वियसली नहीं आएगी, तो इसे बोलते हो लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बताओ क्या हुआ, क्या लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्या ऐसी चीज थी जिसकी कमी की वजह से ये फैमिली नहीं रुक पाई, आपको पैसा नहीं मिल पाया, तो वो था आपके होटल के रूम्स। तो जो रूम है वो बन गए लिमिटिंग रिएजेंट, जो रूम है वो बन गए लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये तो भाई एक पूरी तरीके से एक हम कह सकते हैं जुड़ा हुआ, जुड़ी हुई चीजें थी। भाई रूम है तो फैमिली रुकेगी, नहीं है नहीं रुक पाएगी, तो रूम एक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसकी कमी की वजह से और चीजें अब नहीं हो पा रही हैं, और फैमिलीज अंदर नहीं आ पा रही हैं, है ना, हमारे पैसे का नुकसान हो रहा है, तो ये रूम की लिमिट करने की वजह से हुआ। यहीं पे जो फैमिली हुई वो क्या हो गई, वो हो गई एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे यहाँ पे हुआ क्या, कि किसी एक चीज की कमी की वजह से दूसरी चीज जो है वो पूरी नहीं हो पाई, दैट इज लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। ठीक है,
अब हम इसको और समझते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। चलो लेट्स से मैंने आपको बोला कि जब आपने लेट्स से आपने बोला x प्लस वाई गिव्स आउट z, मान लेते हैं x और y को जब जोड़ा तो z बना, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब मैंने 20 टाइम x को लिया, 20 मोल ले लो, है ना, 20 मोल x को लिया, और तब हमें 10 मोल y को लेना पड़ गया। जब मैंने 20 मोल x को लिया तो मुझे 10 मोल y लेना पड़ गया, और उससे मुझे 20 मोल z मिला। मान लो मैंने ये कोई भी रैंडम रिलेशन बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो अब मैंने बोला हमारे पास ना केवल और केवल लेट्स से हमारे पास 40 मोल x है और हमारे पास 40 मोल y है, ठीक है। अब उसने बोला कितना मोल z बनेगा, ठीक है, मान गए। पर रिलेशन क्या है, देखो रिलेशन क्या था कि जब 20 गुना x था और 10 गुना y था तब हमारा प्रोडक्ट बन रहा था मजे में। अब मतलब 1 गुना x था तो 10/2 कितना, अगर 1 x है तो आधा y की जरूरत हो रही थी, ठीक है। अब उसने बोला कि तुम्हारे पास 40 x है तो तुम्हें कितने y की जरूरत है बेटा, 40 x। 1 के लिए 1/2, 20 के लिए 10, तो 40 के लिए मैम 20 y की जरूरत है। और y है कितना, 40 है। y तो कह रहा है हम तो 40 है, 40 है y, 40 मोल्स है y के। 40 मोल्स के लिए 80 मोल आपको x चाहिए, है ना। रिएक्शन हो जाएगी कि 40 मोल x के यूज हो जाएंगे, 20 मोल y के यूज हो जाएंगे। मतलब इसमें 20 मोल y बच जाएगा, 20 मोल y जो है वो बच जाएगा, यानी कि y हो गया एक्सेस रिएजेंट। और जो x है उसकी कमी पड़ गई है तो तुम्हारी जिंदगी की बात हो गई यार, वाह। जो x है उसकी कमी पड़ गई, क्या बात है। ठीक है, अगेन रोते बहुत हो यार, एक तो रोते बहुत हो यार तुम, है ना। तो x जो है उसकी कमी की वजह से ये रिएक्शन में और प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा होगा, तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ये मैंने एक रफ सा एग्जांपल दिया, आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक बार और सुनना, लिमिटिंग रीजन के बारे में और बातें जानो। लिमिटिंग रीजन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। कितने रेशियो ऑफ मोल्स किसी भी एक कंपोनेंट के हैं और टोटल रेशियो कितना है उसके नंबर ऑफ मोल्स का, जो भी सॉल्वेंट जो भी है सॉल्यूशन में, उसकी बात हो रही है, ठीक। ये क्या लिखा था मैम, बता दूंगी, डोंट वरी। It is important to know the sum of mole fraction of all the component is always unity। जब इन सबको जोड़ते हो तो वो हमेशा यूनिटी आता है। बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि आप निकाल लो सिंपलेस्ट रेशियो। इसकी सबसे प्यारी ट्रिक बता रही हूं मैं, ट्रिक, ठीक है। तो ये है आपके तापुर मैम का तरीका। अब ध्यान सुनो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसको कोशिश करो यूनिटरी से ना करना पड़े। यूनिटरी मेथड मतलब जानते हो, 5 चॉकलेट से 5 चॉकलेट नहीं, 1 चॉकलेट 5 रुपए, 10 चॉकलेट 10 रुपए की हैं तो 1 चॉकलेट 1 रुपए की हुई, 5 चॉकलेट कितने की हुई। ये जो यूनिटरी मेथड है ये ना करते हुए आप फॉर्मुला भी लगा सकते हो। फॉर्मुला क्या होता है, आप निकालो सिंपलेस्ट रेशियो, ये मैंने लिखा है सिंपलेस्ट रेशियो का फॉर्मुला होता है जो भी नंबर ऑफ मोल्स है अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और सिंपलेस्ट रेशियो जिसकी वैल्यू स्मॉल आई, जिसके भी सिंपलेस्ट रेशियो की स्मॉलर वैल्यू आई, वही बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट, अब ये तो सर के ऊपर से गया होगा बहुत सारे बच्चों के, है ना, सर के ऊपर से चला गया होगा, है ना, क्योंकि सर में जो एक चीज होती है ना, दिमाग जिसको कहते हैं, वो तो तुम्हारे पास इतना एकदम इत्तू सा है ना। तो इत्तू से दिमाग में इतनी सारी चीजें कैसे जाएंगी। लेक्चर नंबर 7 पे आ चुके हो, है ना, इतना सारा पढ़ाई हो रही है, हर क्लास में 2 नए टॉपिक आते जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हो रही है। तो बहुत ध्यान से सुनो, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, ध्यान सुनना। ये एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको देखो, जब आप लिमिटिंग रीजन निकाल रहे हो, आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, पर यूनिटरी मेथड आप कई बार टाइम टेकिंग हो जाता है, कई बार गलत आंसर दे देता है, गलत आंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो उस कंडीशन में आप फॉर्मूला लगा सकते हो। मैं कह रही हूँ फॉर्मूला होता है कि आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालो,
जिसका भी निकाल, जिसका भी मतलब जैसे मैं यहाँ पे इसका ना सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सकती थी, मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल सकती थी। क्या आता है इसका सिंपलेस्ट रेशियो कि जो भी नंबर ऑफ मोल है अपॉन जो भी बैलेंसिंग के टाइम पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता है ना, जो बैलेंसिंग के टाइम पे लगता है, जो बैलेंसिंग वाली वैल्यू है, बैलेंसिंग वैल्यू जो आप लगा रहे हो उसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हो। एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का एक रेशियो निकाल लो। इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना, सबके सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो। जिसका सिंपलेस्ट रेशियो सबसे छोटा आ रहा है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट वही है जिसका सिंपलेस्ट रेशियो सबसे छोटा आ रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? सबसे छोटा जिसका वैल्यू आ रही है। तो बेसिकली एक रिएक्शन को फिनिश होने के लिए होता है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब समझ रहे हो? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब समझ रहे हो? बताओ, कहीं लिखा है? आते हैं चलो अभी। लिमिटिंग रिएजेंट का पहले मतलब समझ लो। एक आपने देखो क्या बोला, आपने बोला 21वीं फैमिली आई तो हम नहीं उसको अंदर बुला सकते, हम नहीं स्टे करवा सकते। क्यों? क्योंकि लिमिट कर गए रूम, है ना। तो इस वजह से अब और ज्यादा चीजें जो है वो अंदर नहीं आ पा रही हैं, मतलब कोई लोग अंदर नहीं आ पा रहे इस रीजन की वजह से। बस यही यहाँ पे बेटा होता है, बस यही यहाँ पे होता है कि और कोई चीज प्रेजेंट होती, जैसे यहाँ पे देखो, अगर लेट्स से 40 मोल ऑफ एक्स और होते तो रिएक्शन में और मोल बनते जेड के, पर रिएक्शन को रुकना पड़ गया क्योंकि यहाँ पे कमी पड़ गई, यहाँ पे कमी पड़ गई, एक्स की कमी पड़ गई थी। तो एक रिएक्शन में जो कमी पड़ रही है उसकी वजह से रिएक्शन फिनिश लाइन तक पहले पहुंच जाता है, जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। और मोल देखो, एक्सेस रिएजेंट तो है, वो तो एक्सेस रिएजेंट तो बच गया ना, जो बचा हुआ है जिसका कोई जरूरत भी नहीं है अब तो। इसके जो आप सोचो ना, वाई कितना था यहाँ पे, कितना 20 था, कितना था 40 ले लिया था आपने, 40 वाई ले लिया था तो 20 वाई बच गया। अगर हमारे पास और एक्स होता तो और रिएक्शन अभी हो रही होती, पर रिएक्शन ही रुक गई, फिनिश लाइन पे आ गई रिएक्शन। फिनिश लाइन पे क्यों आ गई? क्योंकि लिमिट कर गया कोई रिएजेंट, कोई चीज लिमिट कर गई, कमी हो गई किसी चीज की, किसी चीज की कमी हो गई। सो दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा काम। एक एग्जांपल और देखो, एब्सेंस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। छुट्टी छुट्टी मत लिखो, 5:15 पे छुट्टी होगी आज, 5 कह रही हूँ, सॉरी 6:15, सॉरी 6:15 यानी 5:15, 45 मिनट पहले, ठीक है। 6:15 मतलब ये तो वाली बात हो गई ना कि कल का भी बढ़ा दिया, परसों का 3-4 दिन का बढ़ा दिया, 45 मिनट और बढ़ा दिया। चलो ठीक है, तुम लोग के साथ रह रहे कि तुम लोग की तरह हरकतें करने लगी हूँ ना। सुनो मेरी बात ध्यान से, 6:15 के पहले अगर एक मैसेज भी आ गया, अगर एक सिंपल सा भी मैसेज आ गया, एक सिंपल सा भी मैसेज आ गया तो बेटा मैं पीट दूंगी तुमको, ठीक है। तो मैं तुमको पीट दूंगी। इस डेफिनेशन को मत लिखना, ये डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है, इस डेफिनेशन को मत लिखना। आपकी जो पूजा दीदी है ना, जिन्होंने ये स्लाइड बनाई है, अभी उनको ये मैं पेज भेजूंगी। इधर की उधर डेफिनेशन, अपने मन से काम चल रहा है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है काम में क्या सही होना चाहिए, क्या मैम ने बोला है, क्या लिखा है स्लाइड में, क्या लिखने को ना, कहीं भी कुछ भी लगा देंगे हम डेफिनेशन। ये डेफिनेशन नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट की, इसको हटा दें, ठीक है। चलो अभी आपको मैं रिलेशन बताऊंगी, जब डिफरेंस बताऊंगी तो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन वहां पे बता दूंगी, ठीक है। चलो फिलहाल यहाँ पे देखो एग्जाम्पल समझो, 3 गुना H2 है, 1 N2 है, 3 मोल H2 के 1 मोल N2 से रिएक्ट करके 2 मोल NH3 के बना रहे हैं, ठीक है। अब मान लो उसने आपको बोला, यानी कि 6 ग्राम जब H2 है तो 28 ग्राम इसका यूज है और 34 ग्राम ये बन रहा है ना। यस मैम। अगर मान लो उसने बोला कि मेरे पास ना 28 ग्राम नाइट्रोजन है, तो आपने कहा ठीक है ठीक है, पर जो हाइड्रोजन है वो 1.5 है, मतलब हाइड्रोजन कितना है, 3 ग्राम हो गया। 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम की जरूरत पड़ रही थी, पर यहाँ पे 3 ही ग्राम है तो 28 ग्राम की जरूरत नहीं है, 14 ग्राम तो बच गया इसमें से। तो जो बच गया वो एक्सेस रिएजेंट और जो यूज हो गया पूरा वो लिमिटिंग रिएजेंट। इसकी वजह से रिएक्शन बेटा एंड पे आई है। आपसे कोई बोलेगा रिएक्शन फिनिश किसकी वजह से हो रही है, तो लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से हो रही है। लिमिटिंग रिएजेंट और होता तो अभी रिएक्शन और चलती, लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से रिएक्शन जल्दी खत्म हो रही है। सो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार डिफरेंस समझो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का सबसे पहले, और यहीं पे डेफिनेशन देखना, लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन दैट लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो रिएक्शन में जिसकी कमी पड़ गई और इसकी कमी की वजह से हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाया, इसकी कमी की वजह से हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाया। लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो कि लिमिट कर गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट करने में। और एक्सेस रिएजेंट कौन था, दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा एक रिएक्शन में, भाई इसकी तो कमी पड़ गई थी ना, तो अब तुम सोचो तुम्हारे जो रूम्स थे होटल के वो तो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुके हैं ना, वो तो सारे बिक चुके हैं, सारे रूम्स तो आपके सेल आउट हो चुके हैं पर्टिकुलर डे के लिए।
तो वही हुआ कि ये तो कंज्यूम हो गया एक रिएक्शन में पूरा, पर ये पूरी तरीके से नहीं किया, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। नाइट्रोजन वाई जो हम लोग ले रहे थे एक बार, एक्स प्लस वाई में वाई जो था, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन जो था वो बच गया, तो वो कंज्यूम ही नहीं हुआ रिएक्शन में, आखिरी में भी नहीं हुआ, बच गया। नॉट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ये तो कंज्यूम हो गया ना, तो ये आखिरी में नहीं बचेगा, पर इसका थोड़ा सा अमाउंट बच जाएगा, जो एक्सेस अमाउंट था वो रुक जाएगा। वो क्यों रुका भाई, आपकी 21वीं फैमिली रुक गई ना आखिरी में, वो थोड़ी अंदर कहीं गई है, तो वो नहीं कंज्यूम होगा। लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्शन, जो मैंने आपको बताया, और प्रोडक्ट बन सकता था पर लिमिट कर गया तो नहीं बनेगा। हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रोडक्ट। अच्छा एक और चीज, अच्छा पॉइंट है, आपके एक्सेस रिएजेंट से कोई, हम कह देते हैं भाई तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है, तुम्हारी वजह से कोई प्रोडक्ट में इधर उधर कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, जो 20 लोग तो उनकी वजह से हमारे घर भरे हैं, तुम 21वीं फैमिली आओ चाहे 4 फैमिली और ले आओ, हमारा क्या जाएगा भाई। मान लो 21 फैमिली और आके बाहर खड़ी हो गई, 1000 लोग आके खड़े हो गए, क्या जाएगा भाई, हमें तो तुमसे कोई लेना देना, रूम फुल उन 20 लोगों की वजह से हुए हैं। तो सिमिलरली रिएक्ट जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, हम बोलेंगे उसकी वजह से प्रोडक्ट बना है जो भी बना है, क्या हम बोलेंगे यार एक्सेस रिएजेंट से क्या ही लेना देना था, तुम्हारी वजह से क्या ही प्रोडक्ट बना, तुम्हारा जितना यूज होना था उतना हिस्सा ले लिया, और जो एक्सेस बच गया तुम जाओ, तुमसे कोई लेना देना नहीं, रिएक्शन में बच जाएगा वो आखिरी में। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। ये चीज याद है, ये चीज याद रहेगी, बताओ ये चीज याद रहेगी हमारे बच्चों को, क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया, क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया, तो एक बार बता दो अच्छे से बहुत अच्छे से। मैंने बोला 6-15 के पहले नाम मत लेना, 6-10 6-15 के पहले कोई नाम नहीं ले लेगा छुट्टी का, पिट जाओगे, सारे छुट्टी वाले पिट जाओगे, ठीक है, सारे बेटा एक एक करके सारे छुट्टी वालों को पीट दूंगी मैं, समझ रहे हो, ठीक है। चलो 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 एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, वरना बेटा आपको समझ ही नहीं आएगा। एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिखो, इन द रिएक्शन आप लिखते जाओ, मैं मेन चीज लिख रही हूं। इन द रिएक्शन H2 प्लस O2, एक रिएक्शन है जिसमें H2 प्लस O2 से मिल रहा है H2O, ठीक है। कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट इफ 2 मोल ऑफ O2 एंड 10 मोल ऑफ H2 इज गिवन। कैलकुलेट करना है लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसे लिख रही हूं मैं, इफ 2 मोल H2 and 10 मोल O2 इज गिवन, ठीक है, इज गिवन। तो हमसे बोल रहा है, एक रिएक्शन दे दी उसने बोला लिमिटिंग रिएजेंट बताइए अगर 2 मोल H2 के हैं और 10 मोल O2 के हैं, 2 मोल H2 के हैं और कहा गया 10 मोल O2 के, 2 मोल H2 10 मोल O2, सही, 2 मोल H2 है 10 मोल O2 है। तो आपको बताना है लिमिटिंग रिएजेंट, क्या बताना है, लिमिटिंग रिएजेंट बताना है। चलो ठीक है, पहले बैलेंस लिखा करो हमेशा रिएक्शन, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ऑक्सीजन 2, ठीक है, हमेशा बैलेंस रिएक्शन लिखनी होती है, ठीक है। अब मैम ने बोला या तो तुम ये करते रहो कि कितने क्या है, 2 मोल H2 से 1 मोल O2, तो 1 मोल से 1/2, या तो ये करते रहो, या तो आपको एक तरीका ट्रिक बता दी मैम ने। ट्रिक क्या बताई, ट्रिक बड़ी इजी है, और ये ट्रिक आपको पता है कहाँ के लिए काम आती है, जेई और जेई मेंस जो है आपका, नीट जो एग्जाम है इसमें काम आती है। तो ये एक ट्रिक है जो वहां पे काम आती है, पर आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, इसके लिए निकाल लो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा के निकाल लो। लेकिन अच्छा गिवन है ना, गिवन है 2 मोल, तो 2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 1, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए निकालो, ऑक्सीजन के लिए निकालो, सिंपलेस्ट रेशियो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, 10 मोल, तो ये कितना है, नंबर ऑफ मोल 10, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो सिंपलेस्ट रेशियो आ गया 10 मोल था ना, हाँ। तो सबको देख के ही पता चल गया कि ये है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ये है लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ भाई, दिक्कत समस्या पिराबलम, दिक्कत समस्या पिराबलम, बता दो एक बार बता दो। कर सकते थे बेटा, यूनिटरी कर सकते थे, यूनिटरी भी कर सकते थे। यूनिटरी के हिसाब से कैसे क्या होगा, यूनिटरी के हिसाब से देखो, जब आपने 2 टाइम H2 लिया
तो 1 टाइम O2 लेना पड़ रहा है ना, 1 मोल। 2 मोल H2 लिया तो 1 मोल O2 लिया, है ना। और यहाँ पे देखो, यानी कि 1 मोल H2 लेने पे 1/2 मोल O2 के लेने पड़ते हैं। और गिवन कितना है, गिवन कितना है, 2 था या 5 था, 2 था या 5 था, 2 मोल ऑफ, मैंने उल्टा लिख दिया, 2 मोल O2 का था, 10 मोल H2 का था, उल्टा लिख दिया। ठीक है चलो, अगर उसके हिसाब, ठीक है कोई बात नहीं यार, उल्टे से क्या ले लेना, चलो ठीक है, हम इसी के हिसाब से कर ले रहे हैं जो हमने लिख दिया। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन में ये 2 था और ये 10 था, ठीक है कोई बात नहीं। तो 1 मोल है, तो बोल रहा है, अब बोल रहा है 2 मोल H2 जब आपने लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, तो बोल रहा है कि इसके 2 मोल है और इसके 10 मोल है O2 के। 1 मोल के लिए आधा चाहिए, तो 2 मोल के लिए कितने चाहिए होंगे, 1 केवल। तो ये एक्सेस में हो गया ना, यहां से भी निकाल लो, ये एक्सेस में हो गया और ये लिमिट में हो गया, तो आंसर वही आता। और क्योंकि उल्टा दिया था तो आपका आंसर उल्टा आता। बताओ किसे किसे क्लियर हुआ, किसे 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 क्लियर हुआ, जल्दी से बता दो। अगर उल्टा कर देते तो हमारा आंसर आ रहा होता कि O2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है क्वेश्चन के हिसाब से, पर हमने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमने वैल्यू ही तो चेंज कर दी, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो हमारा आंसर आएगा H2। किसे किसे ये चीज समझ में। तो अगर ये आसान लग रहा हो ये करना, मैं तो यही बोलूंगी आपको, फॉर्मूला बेस्ड हमेशा रहा करो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज्यादा, है ना। बाकी आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से चाहो। फिर छुट्टी बोल रहे हो, कितने बजे बोला था मैंने तुमसे, कितने बजे बोला था, यू ऐसे, अरे मेरे यहाँ एक टीचर था वैसा होता है, यू बॉय स्टैंड अप ऐसे करके, तो यू बॉय यू गर्ल पिट जाओगे तुम लोग, बोला था ना तुमसे, बोला था ना। छुट्टी का नाम मत ले लेना, छुट्टी का नाम सुनते ही बहुत तेज गुस्सा लगती है मुझे तुम्हारे ऊपर, बहुत ही ज्यादा ही तेज गुस्सा लग जाती है मुझे तुम्हारे ऊपर। एक क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क दूंगी और एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। क्वेश्चन के, अच्छा एक गिवन है, इन अ रिएक्शन A प्लस B2 से मिल रहा है AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, बोल रहा है 300 एटम ऑफ A लिए हैं और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B लिए। अच्छा भाई इधर देख लो, एक एटम जब A लिया गया, एक एटम A से B की बात कर रहा है ना, एक एटम A लिया तो एक मॉलिक्यूल B बन रहा, B2 का बना, है ना। एक A से एक मॉलिक्यूल B बना, ठीक है। तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, 300 एटम से 200 मॉलिक्यूल ले लिए, 300 एटम। अगर इसकी बात करें तो अगर ये 200 लिया जा रहा है तो ये भी 200 होना चाहिए, है ना। पर ये है कितना, 300, मतलब ये लिमिट कर जाएगा, ये है लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे इतना सोचना नहीं था, डायरेक्टली आप यूनिटरी लगा लोगे। बताओ आया समझ में भाई। पहले इक्वेशन दी हुई है, उसने बोला एक इक्वेशन मैं तुमको दे रहा हूं, मैंने उस इक्वेशन से बेटा यहाँ पे रिलेशन निकाला कि एक एटम जब ए का लिया तो एक मॉलिक्यूल बी का बन रहा है ना, B2 लिखा है तो मॉलिक्यूल है वो, और ए लिखा है तो वो एक एटम है, ठीक है। एक एटम ए से एक मॉलिक्यूल B2 हमारे पास गिवन था, ठीक है। तो बोल रहा है अगर 200 मॉलिक्यूल बी है, 300 एटम ए के हैं, तो अगर बोल रहे हैं ये 300 है, देखो एक है, एक रिलेशन क्या है, एक एक का है, तो मतलब ये 300 तो ये 300 होने चाहिए, ये 200 तो ये 200 होने चाहिए। वो बोल रहा है ये तो 200 है और ये 300 है, उन्होंने 300 दे दिया, तो हमें जरूरत कितने की है, केवल 200 की, तो यानी कि ये वाला एक्सेस रिएजेंट हो गया, ए इज एक्सेस रिएजेंट इस कंडीशन में। क्वेश्चन 2, 2 मोल ऑफ ए 3 मोल ऑफ बी, क्योंकि बेटा रिलेशन 1-1 का है ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 2 मोल ऑफ ए है, 3 मोल ऑफ बी है, तो कैसे करोगे, ए के कितने मोल है, 2 मोल, इसके कितने 3, 2 है मतलब 2 की ही जरूरत होगी, तो यानी कि ये बन गया इस बार एक्सेस रिएजेंट। मैं आपको एक बात बोलूं, किसी एक क्वेश्चन से कोई भी जजमेंट मत किया करो, मैं फिर से बोल दूं, मैंने पिछली बार भी बोली सेम बात। अब ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम तो ऐसे देख लेंगे, जो ज्यादा गिवन है वो एक्सेस रिएजेंट, जो कम गिवन है वो लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ये सही हो रहा है क्योंकि 1-1 का रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन 1-1 का है, तो यहाँ पे ये चीज सही निकल के आ रही है, रिएजेंट, और ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। आप चाहो तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पर यहाँ पे तो खैर फॉर्मूला ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, जब रिलेशन 1-1 का ही है तो आसान पड़ गया यूनिटरी। फॉर्मूला लगाना चाहो लगा देना, नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो हर बार नीचे देखो 1 ही आ रही होगी वैल्यू, और इसको उठा के रखती जाना, तो जो छोटी वैल्यू आ रही है वही लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, इसलिए ये इजी लग रहा है। 100 एटम्स ऑफ ए, 100 एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, मतलब ये 100 है, ये 100 है, बताओ कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट। दोनों 100-100 गिवन है, दोनों 100-100 गिवन है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्या होगा, जल्दी से बता दो।
नो लिमिटिंग रिएजेंट, वेरी गुड, देयर विल बी नो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा मैम, है ना, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। चलो 5 मोल ये 2.5 मोल ये, अब तो जो भी कम है अब तो अभी तो अब तो समझिए थोड़ा आसान हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, 2.5 मोल ये 5 मोल ये लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, देखो नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, सिंपलेस्ट रेशियो के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, इसके लिए लगा लो और इसके लिए भी लगा लो, सिंपलेस्ट रेशियो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल कितने हैं 5, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंसिंग के टाइम पे 1, यानी कि आंसर 5 ही आएगा। यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल 2.5, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो आंसर 2.5 ही आएगा। तो जो छोटा आ रहा है वही हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू बिकम्स लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ 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 इन द चैट बॉक्स, यार तुमको पता है तुम्हें क्या लिखना है, मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लिख रही हूं तब तक तुम्हें पता है तुम्हें क्या लिखना है, हमारे बच्चों को पता है उन्हें क्या लिखना है। एक होमवर्क क्वेश्चन जब तक मैम लिख रही है, मैम पीछे पलटेंगी, जैसे ही मैम पीछे पलटेंगी तुम्हें वही लिखना है जो तुमने सोचा है। इन द रिएक्शन 2a + b गिव्स आउट c + 2d, एक रिएक्शन है 2a + b गिव्स आउट 2c + d, नहीं c + 2d, ठीक है, बोल रहा है if 3 moles of A react with 2 moles of B, 3 moles of A reacts with 2 moles of B, if 3 moles of A reacts with 2 moles of B, then the number of moles of C formed is, आपको बताना है C के कितने मोल्स बनेंगे। थोड़ा सा कर दूं, क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा सा कर दूं, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा करेंगे, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। सुनो 2 मोल्स, पहले देखो क्या पूछ रहा है, इफ 3 मोल्स ऑफ ए, 3 मोल्स ए के रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल्स बी से, तो ये आपको बताना है। पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो, देखो ये देखो एकदम स्टोइकियोमेट्री पढ़ी है ना, देखो वही मैं बोल रही हूँ, दोनों का रिलेशन बहुत होता है, एकदम सेम है ना। तो जब 2 टाइम्स ए ले रहे हो तो 1 टाइम बी ले रहे हो, है ना, या तो ये लगा लो, या तो यार देखो पहले तो ऐसा करो, इतना मत करो, सीधा निकाल लो, इसके लिए निकाल लो सिंपलेस्ट रेशियो नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स, 3 मोल्स ऑफ ए, और बैलेंसिंग के टाइम पे 2 लगा है, सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया 1.5, ठीक। और बी के लिए निकालो सिंपलेस्ट रेशियो ये ए के लिए, सिंपलेस्ट रेशियो बी के लिए निकालो नंबर ऑफ मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल कितने हैं बी के 2 मोल मैम, 2 मोल, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया 2 आ गया। तो सबसे पहले तो बेटा ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। इस क्वेश्चन को मैंने लिखा नहीं है, इसमें पहला यही था कि फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड करना था लिमिटिंग रिएजेंट, सबसे पहले यही था, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब देखो आपसे बोल रहा है कि सी बताओ कितना है, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड इज आपको बताना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी जो बना है वो आपको बताना है। रुक जाओ, अब मैं कर ही दे रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्टोइकियोमेट्री भी इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं चाह रही हूँ मैं बता दूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी आपको बताना है कितना है, तो किसी भी एक से लिमिटिंग रिएजेंट से अब आप देखो। अच्छा अब सुनो, अब स्टोइकियोमेट्री सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट से देखी जाएगी, इससे नहीं देखी जाएगी, याद रखना। बी से अब तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। याद है क्या कह रहा था कि जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेस रिएजेंट से, उसे फर्क नहीं पड़ता एक्सेस रिएजेंट से, दिमाग में रखना ये बात। तो अब पूरा रिलेशन तुम्हें ए और सी का देखना है, ए और सी का देखना है। ए और सी का रिलेशन है क्या, 2 टाइम्स ए लेने पे 1 टाइम सी ले रहे हो, 1 टाइम ए लेने पे 1/2 टाइम सी लेना पड़ेगा, है ना, है ना, है ना, है ना। निकालना क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड। अच्छा इसको मुझे एक और तरीका समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, है ना, या चाहो तो वही पूरा आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या तो ऐसे लगा देना, है ना, या तो वैसे लगा देना, या तो ये करो, या तो अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है कि ये मैम ने क्या लिख दिया तो कोई बात नहीं, आप यहां से लगा लो। मोल्स तो गिवन ही थे ना, ए के 3 मोल्स थे, 3 टाइम्स ए था, तो 3 × 1/2 ऑफ सी, तो ये इसके मोल्स निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो कितना आएगा 3/2, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू क्या निकालना था, डायरेक्ट ही आ जाएगा, कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आएगा 3/2 ही आएगा,
डायरेक्टली 3/2 ही आएगा आंसर, है ना, 3/2 विच इज, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन मास या वॉल्यूम के टर्म में नहीं है तो डायरेक्ट आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1.5। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क ले लो। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क ले लो। तो पहले आपको निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। मैम क्यों निकालना है? क्योंकि नहीं निकालोगे तो आप ये नहीं निकाल सकते कि सी के कितना प्रोडक्ट क्या मोल बन रहा है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पे पूरी चीजें डिपेंड करती है। दिमाग में बैठा के रखना, सारी चीजें डिपेंड करती है लिमिटिंग रिएजेंट की के ऊपर एक प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क नहीं है, ये आपका सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था। अब होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, क्लास खत्म। ये मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। अब लिखो होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन अब होमवर्क लो, क्योंकि यार होमवर्क का तब तक मजा नहीं है जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रही चीजें। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको रिएक्शन भी गिवन है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप बेटा इसको पूरे को वो भी कर सकते हो कि 2 टाइम्स यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैलेंसिंग कर लो अपने हिसाब से। कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड, कैलकुलेट the mass of magnesium oxide formed if 2.4 gram of magnesium reacts with 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिंपल सा हिंट है, मैम क्या बोलेंगी कि सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे ही लिख लेना है उसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट। फिर जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उसके मोल्स ले लो और उसका रिलेशन निकाल लो जो भी आपसे पूछा गया उससे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। बोलो भाई, क्लियर है ना? पक्के से क्लियर है? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिटिंग रिएजेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, आपको मैंने ट्रिक भी बता दी, आपको मैंने यूनिटरी मेथड से भी बता दिया। बहुत सारे स्कूल्स में भी ये यूनिटरी मेथड से कराया जाता है। मेरा मानना है हो पाए तो फॉर्मूले पे जाओ, फॉर्मूला इज मोर बेटर यू कैन से वे, ताकि आप क्योंकि टाइम बचा सकते हो बेसिकली, बस इस वजह से, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशन, खत्म। चला, बाय बाय, फिर मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आज का सेशन, स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार, अब होमवर्क तो सबको पता है, एक होमवर्क जो फिक्स्ड है 20 मिनट्स 15 मिनट्स जो भी था, रिवाइज करके आना। कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। कल इसका आखिरी लेक्चर होने वाला है, तो आखिरी लेक्चर में मैं उम्मीद करूंगी कि आपको आखिरी लेक्चर के पहले पूरी चीजें पता हो, ठीक है। That's it for today. See you all in the next class. Thank you so much for joining, everyone. Thank you so much. I hope you all enjoyed the session. I hope you all understood the concept of stoichiometry and limiting reagent. Now I'll see you all tomorrow at 5 बजे की क्लास ही है कल भी. See you all tomorrow at 5 PM. Bye bye. Take care. Keep studying. Keep learning. Thank you so much. अब जाके दूसरी क्लास कर लो, आराम कर लेना और रिवीजन करे बिना नेक्स्ट क्लास में आना नहीं तो तुम जाओगे पिट, ठीक है। So that's it for today. Bye.